कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। पहली कैटेगरी है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरी है भाई कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बल्क में गुड्स परचेज करने के लिए दी जाती है। डिस्काउंट का मतलब छूट से होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करते हो या आप जो है होलसेल में गुड्स को लेते हो या कभी कभी कुछ ऑफर्स रहते हैं तो वो आपको कुछ पैसे जो है जो ऑफ कर देते हैं, कुछ छूट दे देते हैं। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप कैलकुलेटर्स के बिजनेस करते हो, मान लेते हैं 200 रुपीज का कैलकुलेटर है एक पीस। हमने कहा जी अगर आप इकट्ठे 100 पीस ले लोगे तो हम आपको 200 की जगह 180 में दे देंगे। तो आपको 20 रुपीज की हमने यहाँ पे डिस्काउंट दे दी, छूट दे दी। अब ये जो इस तरह की डिस्काउंट होती है इसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ये ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के एवज में होती है। दूसरी तरह की जो डिस्काउंट है वो है कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट तब होती है, कैश डिस्काउंट तब दी जाती है जब आप टाइमली पेमेंट करते हो। टाइमली पेमेंट का मतलब क्या है कि जो ड्यू डेट थी उस समय पेमेंट करते हो या उस डेट से पहले पेमेंट करते हो या आप तुरंत के तुरंत पेमेंट करते हो। तो अगर आप तुरंत के तुरंत पेमेंट करते हो तो आपको जो डिस्काउंट दी जाती है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि अगर आप हमसे उधार में ना लें और तुरंत पैसे दे दें या जल्दी पैसे दे दें तो फिर हम आपको जो डिस्काउंट देंगे वो कैश डिस्काउंट। अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड्स में नहीं लिखी जाए, केवल जब बिल बनेगा वहां लेस कर दिया जाएगा। पर जब जर्नल एंट्रीज होंगी, आगे हम इसके बाद लेजर पढ़ने वाले हैं, तो इसको वहां पर नहीं लिखेंगे। केवल जब बिलिंग होगी, इनवॉइस होगा, उसमें ही लेस कर देंगे कि 5000 के गुड्स थे 100 रुपीज डिस्काउंट, 200 डिस्काउंट। हम वहां पर क्या करते हैं, जैसे 5000 का बिल है, मान लेते हैं 500 के डिस्काउंट है, तो हमारा बिल कितना बना 4500। तो हम जर्नल एंट्रीज जो बनाएंगे वो इस फिगर से नहीं बनाएंगे, इस फिगर से नहीं बनाएंगे, हम इस फिगर से बनाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होती है उसको हम रिकॉर्ड्स में नहीं लिखते, हम जर्नल में नहीं लिखते, उसको लेजर में नहीं लिखते, पर कैश डिस्काउंट को हमेशा लिखेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है वो हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। एलपी इज लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस को हम कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं, ठीक है, टैग्ड प्राइस भी कहते हैं। जो उसकी प्राइस उसके ऊपर टैग में लगी होती है, जो उसके लिस्ट में बनी होती है, जो लिस्टेड प्राइस है, मतलब जो उसकी एक्चुअल प्राइस लिखी हुई है वो है लिस्ट प्राइस। कह रहे जी गुड्स परचेज किए आपने, लिस्ट प्राइस थी उसकी 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट है 10% और कैश डिस्काउंट है 10%। टीडी इज अ ट्रेड डिस्काउंट एंड सीडी इज कैश डिस्काउंट। कैसे हम इन क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे ये आपको समझना है आज। देखिए लिस्ट प्राइस कितनी है गुड्स की, क्वेश्चन में, क्वेश्चन ट्रांजैक्शन नंबर 12 में लिस्ट प्राइस दी हुई है जी 20%। तो सबसे पहले आप रफ कहीं पे कर रहे हैं तो वहां पे रफ में लिख लेंगे लिस्ट प्राइस है जी उसकी 20%। इसमें से सबसे पहले माइनस किया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितने की थी, 10% की। 10% डिस्काउंट हो गई जी 20,000 का 10%, ये हो गया आपका 2000। और ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये हो रही है जी 18,000। लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2000 लेस करके वैल्यू कितनी आ रही है 18,000। अब आपको एक बात जो समझनी है कि अकाउंट्स में ये पार्ट कहीं नहीं लिखा जाएगा, ये पार्ट कहीं नहीं लिखा जाएगा। बिल बनेगा, बिल जो इनवॉइस बनेगी उसमें ऐसे ही लिखा होगा 20,000 माइनस 2000 डिस्काउंट 18,000। पर जो जर्नल एंट्रीज हैं वो इस 18,000 के फिगर से होंगी। ये वाले फिगर्स को हमने कहीं पे भी यूज नहीं करना है अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते समय। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है।
20,000 के गुड्स थे, 2,000 छोड़ दिया और बने 18,000 के। ये सब बताने की क्या जरूरत है, सीधी सी बात करो भाई। 18,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए, तो परचेज कितनी है जी? 18,000। वंशिका जी बात समझ में आ गई? हम यहाँ पे परचेज का फिगर 20,000 कभी भी बोलेंगे ही नहीं, 2,000 डिस्काउंट की बात करेंगे ही नहीं, केवल रफ में वर्किंग में कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, पर जब बिल बनेगा, जो इनवॉइस होगी, उसमें ऐसे ही लिखा होगा जैसे लिखा है 20,000 माइनस 2,000। हम जब एंट्रीज पास करने जाएंगे तो एंट्रीज जो है वो 18,000 से पर स्टार्ट। चल सकते हैं हम आगे। अब देखिए, परचेज हमारी जो है वो है 18,000। अब अगर हमने परचेज किया है तो हमारे दो चीजें हैं। एक तो होता है जी गुड्स परचेज कर रहे हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है जी कैश में परचेज कर रहे हैं, तो बोथ आर रियल, गुड्स भी रियल, कैश भी रियल। यहाँ पे रियल का रूल लगेगा आपका, इस जगह पे रियल का रूल लगेगा। गुड्स कम्स इन या गोज आउट, यू आर बाइंग गुड्स। अगर आप खरीद रहे हो तो ये डेबिट, परचेज लिखेंगे, गुड्स वर्ड लिखेंगे नहीं। आपको पता है, इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं तो आपने एक बात तो समझ ली है कि अकाउंट्स में परचेज वर्ड लिखते हैं गुड्स की जगह पर, और सेल कर रहे होंगे तो सेल। तो हमारी एंट्री अगर यहाँ पर बात करें तो हमारे अभी इसमें कैश डिस्काउंट बतानी है, मैं सिर्फ पुरानी बात इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमारी अगर अभी तक की बात करें तो हमारी एंट्री होती है जी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितने की परचेज करिए? 18,000। पर अभी यहाँ पर एक पार्ट मैंने अभी किया नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक क्लियर करने के लिए समझा कि परचेज 18 लिखनी है, 20 नहीं लिखनी। अब एक बात और लिखी हुई थी कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 10% सीडी भी है। सीडी का मतलब है कैश डिस्काउंट। उन्होंने बोला कि जब भी आप कैश पे करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगी। तो 18,000 रुपीज की परचेज थी और सीडी कितनी होगी? वो 18,000 पे कर रहा है तो उसको 10% जो है वो इसका कैश डिस्काउंट होगा। तो 10% हो गया भाई आपका 1,800 रुपीज। ठीक है, बताइए वंशिका जी। यस। अब एक बात और देखनी होगी कि हमने जो पेमेंट करनी है वो 18,000 नहीं करनी है भाई। 18,000 की परचेज करी थी और उसने बोला हम 10% छोड़ देंगे, सीडी देंगे 10%। तो कैश कितना पे करेंगे हम? 1,800 लेस करेंगे। हम बोलेंगे आपने बोला 10% छोड़ेंगे हम, तो हम कितना अमाउंट पे करेंगे इनको? 16,200 रुपीज। तो कैश जाएगा 16,200। तो अब हमारी जो एंट्री थी वो थोड़ा सा चेंज। अब हमारे अगर बात करें तो इनफैक्ट में यहाँ पे दो एंट्रियां होती हैं। परचेज किया है हमने तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि हम पे कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं 18,000 और कैश पे कर रहे हैं जी 16,200। तो एंट्री तो ये टैली ही नहीं हुई। परचेज किया 18,000 का और 16,200 हम लोग दे रहे हैं उसमें से कैश। तो 1,800 रुपीज का जो ये पार्ट है वो भी लिखना पड़ेगा और ये हमको क्रेडिट में लिखना है, और हम यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव। अब सवाल ये उठता कि ये कैसे हुआ और क्यों ये क्रेडिट किया गया। देखिए, यहाँ पर आपके इनफैक्ट में दो एंट्रियां थी, एक थी परचेज टू कैश, दूसरी थी परचेज टू डिस्काउंट। पहली एंट्री ये रिप्रेजेंट करेगी कि कैश पे परचेज करते समय इतना हमने कैश दिया, दूसरी एंट्री ये थी कि परचेज करते समय हमने इतनी डिस्काउंट पाई। आपको मैंने शुरुआत में और पिछली क्लास में भी बताया था कि भाई हम जो है हमेशा कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। कैश डिस्काउंट हमको लिखनी ही लिखनी होती है और ट्रेड डिस्काउंट कभी नहीं लिखनी होती है। तो इन फैक्ट में रियलिटी में दो एंट्रियां थी, परचेज टू कैश और परचेज टू डिस्काउंट रिसीव। अब कुछ सोच रहे होंगे डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट क्यों किया? डिस्काउंट रिसीव्ड जो है, डिस्काउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है। क्या मतलब हुआ?
डेबिट में सारे खर्चे, क्रेडिट में सारे फायदे। अब हमको डिस्काउंट मिल रही है तो भाई वंशिका हमारा ये 1800 रुपीज का फायदा हो रहा है। अब चूंकि फायदा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर 3 पार्ट रिकॉर्ड में होंगे, चाहे तो आप अलग अलग 2 एंट्रियां पास करते हैं। एक एंट्री परचेज टू कैश थी, दूसरी थी परचेज टू डिस्काउंट। पर जब आप अलग अलग एंट्री पास कर रहे हैं एक ही समय की, तो इसका नाम आप अकाउंट्स की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं रखते हो, आपको अच्छे से एंट्रीज नहीं आती हैं। इसलिए मर्ज करके प्लस करके ही एंट्री को जोड़ के लिखना ही प्रॉपर वे आना चाहिए। हम रिकैप करते हैं, हम इस एंट्रीज को कैसे पास करेंगे एक बार मैं शुरू से बताता हूं। लिखने का प्रोसेस ऐसे होगा, अब आपका ये रफ है, आपको एंट्रीज ही पास करनी है। ठीक, सबसे पहले आप लिस्ट प्राइस लिख लो, पहले माइनस करोगे आप ट्रेड डिस्काउंट जो कि थी 10%, ये हो गया 2000। फिर इसमें से लेस करने के बाद ये आ गया भाई 18,000। फिर इसमें से माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट, ये हो गया आपका 10% 1800 और 16,200। देखिए मैंने पहले भी बताया था ये पार्ट कभी भी हम रिकॉर्ड में नहीं लिखते। हम यहां से शुरू करेंगे। परचेज 18,000 की है, डिस्काउंट 1800 की है और कैश दिया जाएगा 16,200। परचेज इज ए डेबिट आइटम, डेबिट व्हाट कम्स इन, यह परचेज गुड्स को शो करता है, परचेज डेबिट होगी, डिस्काउंट क्रेडिट होगी, कैश क्रेडिट होगा, कैश गोज आउट, डिस्काउंट इनकम, परचेज डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स। तो इस तरीके से ये एंट्री सोच के बनानी है। अब देखिए डिस्काउंट केवल वर्ड लिख देने से एक समस्या आती थी जब हम कंप्यूटर पे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। सारी चीजें कंप्यूटर में होती हैं, सारे कंप्यूटिंग आजकल तो पूरी कंप्यूटर्स पे ही हो रही है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी कि डिस्काउंट जो है वो 2 तरह की होती है, कभी हम डिस्काउंट देते हैं, कभी हमें डिस्काउंट देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब क्या है कि डिस्काउंट आती भी है और डिस्काउंट जाती भी है। हम हमारे से जो गुड्स लेके जाते हैं हम उनको डिस्काउंट देते हैं, जब हम खरीद के लाते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलती है। तो डिस्काउंट 2 तरह की होती है, एक जो मिलती है और एक जो हम देते हैं। जब हमें डिस्काउंट मिलती है तो हमारी इनकम होती है, तब वो क्रेडिट होगी। अगर हम डिस्काउंट किसी को देंगे तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए खर्चा है, लॉस कह लीजिए, डेबिट और लॉसेस, वो तब डेबिट। तो डिस्काउंट जब आप दे रहे होगे और ले रहे होगे उसमें डिफरेंस था। तो दोनों जगह डिस्काउंट वर्ड लिखें, कैसे काम चलेगा, कंप्यूटर समझ ही नहीं पाता था। तो हम लोगों ने फिर डिस्काउंट के आगे एक वर्ड लिखना शुरू कर दिया, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव 2 अलग अलग अकाउंट होते हैं। डिस्काउंट अलाउड का मतलब जो हमने डिस्काउंट दी, और तब वो डिस्काउंट अलाउड का वर्ड यूज करते हैं जब हम सेल कर रहे होते हैं, और डिस्काउंट रिसीव वर्ड का भी यूज करेंगे जब हम परचेज कर रहे होते हैं, तब हमें डिस्काउंट मिलती है। तो डिस्काउंट लिख देना भी चलेगा, पर प्रॉपर वे में क्या है भाई कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड टर्म साथ के साथ लिखने चाहिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो दोबारा से आप बताएं, मैं शुरू से एक बार फिर से बताऊंगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। चल सकते हैं हम आगे? हर्षित जी, हर्षित बेटा बताइए कुछ और ऐसी बात जो मुझे फिर से बतानी हो। नहीं सर, आज इसी पे ही फोकस रहेंगे और इससे रिलेटेड सारे डाउट्स को खत्म करेंगे। आते हैं हम अगले ट्रांजैक्शन पे, 13th ट्रांजैक्शन। 13th ट्रांजैक्शन देखते हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हुए हैं,
गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट, 13th ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट, लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। 50,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए, ट्रेड डिस्काउंट 10% है और सीडी 5%। लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5,000, 45,000 रुपीज आपके परचेज वैल्यू, ये परचेज काउंट होगी। मैं ऐसे ही लिखते जाता हूं और ऐसे ही लिखते हुए बताता भी हूं। ये वाला पार्ट हम कभी भी नई रिकॉर्ड में लाते, लिस्ट प्राइस को भी नहीं लिखते, ट्रेड डिस्काउंट को भी नहीं लिखते, हम सीधा आगे से बात करते हैं लेस करने के बाद, यानी कि परचेजेस हुई 45,000। कैश डिस्काउंट कितना था वंशिका जी? So 5%। देखिए यहाँ पे हम कैश डिस्काउंट नहीं देंगे कुछ भी। कोई आंसर देगा क्यों नहीं देंगे कुछ भी? क्योंकि हम क्रेडिटर से गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे। देखिए बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट है, उधार में गुड्स खरीदे हैं। कैश डिस्काउंट तो तब आएगा जब आप रुपए देंगे। वो ऐसे नोट दिखाता है, बोलता है ये लो नोट, बताओ कितने पैसे छोड़ रहे हो। अब वो नोट ही नहीं दे रहा तो वो क्या डिस्काउंट देगा? पैसे ही नहीं दे रहे हम। भाई कैश डिस्काउंट का मतलब कैश देने पे। इसलिए कभी कभी ना मैं मजाक में बच्चों के साथ एक बात बोलता भी हूँ, आपसे भी बताता हूँ कि जब हम छोटे थे ना, हम जहाँ जाते थे तो ऐसे मजाक में बोलते थे, अरे यार तुम मेरे पूछोगे जहां मैं जाता हूँ मैं यहाँ जाते हो, और इधर जाता हूँ यहाँ जाते हो, वहां जाते हैं वहां जाते हो, ऐसे बोलते थे ना सब मजाक में छोटे छोटे में जब थे आप। तो वही बात यहाँ पे, वो बात यहाँ पे ये है कि जो डिस्काउंट है वो कैश की पूंछ है। अगर कैश नहीं है तो डिस्काउंट नहीं होगी। दूसरी बात, कैश अगर डेबिट साइड में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में, कैश अगर क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगी। जहां कैश वहीं डिस्काउंट होगा। अगर डेबिट में कैश लिखा है तो समझ लीजिए रूल लगाएंगे, चाहे आप कैसे भी करेंगे डिस्काउंट भी डेबिट में। कैश अगर क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी आपकी क्रेडिट में। तो यहाँ पर तो कैश था ही नहीं भाई, तो इसलिए डिस्काउंट है ही नहीं, क्योंकि वो उसकी पूछ है। चलिए ऐसे मत याद रखिए, फिर भी आपके मन में एक छोटी सी बात एक एग्जाम में आइडिया देने के लिए आपको काम करेगी। तो हम वापस चलते हैं आगे। हमारा यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो बिना कैश डिस्काउंट के रिकॉर्ड। तो अब हमने भाई परचेज किया, जब हमने परचेज किया तो हमारी एंड अकाउंट डेबिट, कैश तो दिया नहीं, किससे लिया है नाम पता होना चाहिए, नाम पे नहीं पता है तो जिससे हम गुड्स खरीद के उधार में लाते हैं जी उसको हम कहते हैं क्रेडिटर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, अमाउंट हो जाएगा 45,000 रुपीज का। ईशान कोई डाउट हो तो बताइए। शुभी कोई डाउट है तो बताइए। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन, गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर पीके, लिस्ट प्राइस 60,000, लिस्ट प्राइस 60,000। फिर कह रहे हैं जी ट्रेड डिस्काउंट है 10%, माइनस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट 10%, 6,000 इज ट्रेड डिस्काउंट। ये हो गया भाई 54,000 रुपीज। कैश डिस्काउंट कितनी होगी यहाँ पर? जीरो। गुड वंशिका, गुड। क्यों जीरो होगी? भाई हमने उधार में खरीदा है, वो तो जब नगद दिखाएंगे, जब कैश देंगे तब आएगा, कैश ही नहीं है यहाँ पे। वो बोलता है उधार ले रहे हैं हम, तो
इसलिए कैश डिस्काउंट कुछ भी नहीं होगी। तो हमारे पास क्या है, हमारे जो परचेज जो है वो कितनी मानी जाएंगी, वो परचेज मानी जाएंगी भाई 54,000। परचेज की एंट्री पास कर देंगे, गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स कम्स इन, गुड्स की जगह परचेज, तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट होता तो हम टू कैश लिखते हैं। अगर नाम नहीं पता था तो हमने यहाँ पे देखिए ऊपर क्रेडिटर लिखा था पहले, पर अब तो नाम जानते हैं नाम, तो किससे उधार लिया, टू मिस्टर पीके। कितना अमाउंट 54,000। और डिस्काउंट कोई आएगी नहीं। क्यों डिस्काउंट नहीं आएगी भाई, क्योंकि कैश ही नहीं दिया गया। चल सकते हैं हम आगे। फिर और क्वेश्चंस देखते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को देखिए। मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, डाउट जो था वो खत्म हो रहा है मन से। अभी पूरा पूरा आ जाएगा आपको, डजंट मैटर। कुछ भी प्रॉब्लम होगी फिर हम एक्स्ट्रा क्लास रख के करेंगे, आपको आएगा। 14 हो गया। अब हम सिमिलर एक ही तरह के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, और जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो हमने ना इस शीट में डाली हैं। पहले मैं कैश में खरीदा, दूसरे में बताया। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन में क्या है फर्क। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, CD 10%, हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड इन कैश। अब देखिए दोनों बातें क्या आ गई कि उन्होंने कुछ किया और आधा पेमेंट दिया ही नहीं। तो इसका मतलब जो पेमेंट दे रहा है पार्ट, जो आधा पार्ट दे रहा है उसमें तो कैश डिस्काउंट होगा, CD होगी, और जो पेमेंट नहीं दे रहा है उसमें। तो ऊपर के जो 12th और 14th है उन दोनों क्वेश्चंस को सम अप करके ही है। तो मैं आपको पहले प्रॉपर वे में बड़े तरीके से बताऊंगा, फिर इसको मैं शॉर्ट भी करूंगा, ठीक है। तो भाई लिस्ट प्राइस जो थी वो है आपकी 10,000, लिस्ट प्राइस है 10,000, माइनस होगी इसमें से ट्रेड डिस्काउंट। कितनी है ट्रेड डिस्काउंट थी 10%। तो 10% इसमें से 10,000 का 10% 1,000 हो गया, और ये फिगर आ गया भाई 9,000। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया, ऐसे ही मैं लिखते समझाता रहता हूँ। ये वाला पार्ट कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना लिस्ट प्राइस ना ट्रेड डिस्काउंट, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कुल मिला के हमारी जो परचेज हुई है वो रवि से परचेज करिए, ट्रेड डिस्काउंट को और लिस्ट प्राइस को नहीं लिखा जाता, बस कैलकुलेट किया जाता है। तो परचेज हमारी 9,000, ठीक है। अब यहाँ पर जो नई बात क्या है कि हाफ पेमेंट वो दे रहा है और हाफ नहीं दे रहा है। तो 9,000 का हाफ हुआ 4,500। ये है आपका कैश परचेज, नगद हिंदी में जिसको, ये नगद में खरीदारी करी गई पर कैश। दूसरी तरफ आधी पेमेंट उसने करी नहीं, तो आधा पेमेंट जो है वो उधार हो गया, क्रेडिट में जिसको कहते हैं। उधार कितना हो गया 4500। तो ये जो उधार वाला है इसमें CD कितना होगा वंशिका? कुछ नहीं, जीरो होगा यहाँ पे, क्योंकि उधार वाले में डिस्काउंट नहीं है। CD का मतलब कैश डिस्काउंट, कैश देने पे डिस्काउंट। तो उसने बोला आधे पैसे दे रहे हैं हम, आधे पैसे नहीं दे रहे, तो जो आधे पैसे दे रहे हैं उसमें डिस्काउंट मिलेगी, जो आधा पैसा नहीं दे रहा उसमें थोड़ी ना डिस्काउंट। तो दो तरह की परचेज हो गई, एक कैश परचेज है और एक उधार की परचेज है जिसको हम क्रेडिट परचेज कहते हैं। पर ये जो कैश वाली परचेज है ये देना पड़ेगा हमें। और CD कितना था यहाँ पर? CD 10%, तो 10% CD दे दीजिए। 4,500 रुपीज दे रहा है, 4,500 में से 10% इसका निकालेंगे तो 450 होगा, 50। ये बात समझ में कि नहीं? 4,500 का अमाउंट था, इसमें से 450 10% निकाला, 4,500 का 10% इज 450 माइनस कर दिया, 4,500 माइनस 450 4,050 होगा। तो ये पार्ट इसका डिस्काउंट का हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये कैश का हो गया, और ये वाला जो पार्ट है जो 40 से दिया है। तो क्वेश्चन का जो मैंने पार्ट समझाया वो पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो आप ये बताओ। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बात क्लियर हुई कि नहीं, फिर मैं आगे एंट्रीज पे आऊँ। शुभी बताइए कुछ डाउट है? नो सर, नो डाउट। और हर्षित जी आप बताएंगे? नहीं सर, कोई डाउट। मैं आगे चलूं ना बेटा? अगर डाउट भी होगा तो यू कैन टेक्स्ट मी, मैं अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको कहीं ना कहीं उसको अलग से समझा दूंगा, ठीक है।
तो बेटर होगा कि आप निसंकोच मुझे उसी समय बताएं। तो भाई यहाँ पर ना हमारी दो तरह की परचेज हो गई वंशिका, एक तो कैश की परचेज हो गई और एक क्रेडिट की हो गई। तो अगर मैं एंट्रीज पास करूं तो मेरी दो एंट्रियां बनती हैं। पहले मैं दो एंट्री से बताता हूं, फिर मैं आपको मर्ज करके भी बताऊंगा। एक तो है जी आपकी कैश की, तो वो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इस कैश थी तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी लिखेंगे। आधी परचेज जो थी वो कैश की थी, डिस्काउंट में कितना देख काट के पैसा 50 को। परचेज तो आपको याद ही हो गया होगा, करते करते ट्रांजैक्शंस की डेबिट होता है, वैसे भी रूल लगा लें, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रहे हैं तो भाई हम उसको डेबिट लिखेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ये हमारी पहली एंट्री हुई। इसी तरीके से दूसरी एंट्री इसमें क्या होगी, परचेज देते गुड्स हमने रवि से, क्रेडिट द गिवर इज रवि, नाम पता है, अगर नाम नहीं पता तो तुम यहाँ क्रेडिटर लिखते हैं। उससे उधार में कितना लिखा, कितने का लिया, 4500। तो एक तरीका तो ये दो एंट्रीज पास करने का, परचेज अकाउंट डेबिट 4500, कैश में 4050 दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड 450, और बचा हुआ इधर वाला जो है ये परचेज हमने उधार में किया। इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके हम एक परचेज अकाउंट डेबिट 9000, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश टू कैश अकाउंट, कितना कैश दिया था, आधे में 450 काट के डिस्काउंट, फिर टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, वो कितनी थी डिस्काउंट 450, और फिर बचा हुआ किससे लिया था, रवि से दिया था, तो रवि 4500। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इन्हीं दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दिया। हमने बोला जी टोटल परचेज किया है 9000 का, कैश में आधा अमाउंट दिया है 4050, उसमें हमें डिस्काउंट मिली 450, और रवि से उधार में लिया है, रवि का आज इतना पेमेंट 4500 अभी भी देना बाकी है। हर्षित मुझे बताओ भाई कौन सी बात मैं दोबारा से बताऊं? नहीं सर, पूरा बिल्कुल समझ आ गया। दिलप्रीत आपको कोई डाउट है? सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर ये जो 450 आया ये मतलब कैसे आया 900 की जगह, जो मतलब नकद में जो लिखा है इसमें, ये इस जगह पे ये 450 है। यस सर, ये कैसे आया? देखो टोटल जो है 9000 की परचेज करी गई थी। यस सर। इसमें से आधे पेमेंट वो कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है, तो 9000 का आधा हुआ 4500। 4500 कैश का हो गया और 4500 उधार का हो गया ये। यस सर। तो 4500 जो नगद का था, उसमें जब आप पैसे देते हो, नोट दिखाते हो, वो हरे नोट दिखाता, बोलता भैया देखो पैसा तुरंत दे रहा हूँ, पैसे छोड़ो, तो वो जितने नोट दे रहा होता उसमें से वो पैसे छोड़ देता है। तो 4500 था, उसने ये क्वेश्चन में दिया है कि 10% डिस्काउंट है, तो हमने क्या किया, जो 4500 वो पेमेंट उसको कर रहा था उसका 10% निकाल लिया, और 10% जब निकाला तो ये आया भाई हमारा 450। 4500 में से 450 उसने डिस्काउंट दे दिया हमें, तो रुपए कितने देने पड़े, 4050। तो लिस्ट प्राइस बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो मुझे लगता है कि 4 तरह के बनते हैं, वो हम लोगों ने समझ लिए अभी। और थोड़े से इसमें जो है आगे की शीट्स में थोड़ी थोड़ी चीजें और ऐड ऑन होती रहेंगी। तो आइए अब हम इसी पर बेस्ड आगे चलते हैं। 15 तक हमने देख लिया था, 16th ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं। पर्सनल कार costing rupees 50,000 brought into business. हम एक बात ये समझ के चलेंगे कि हमारी दो लोगों से डीलिंग है। एक जो बिजनेस का मालिक है, ओनर है, प्रोप्राइटर है, और दूसरा बिजनेस। हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करते। हम जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो सारे के सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, ओनर के पास क्या आ रहा है जा रहा है, वो उसके हिसाब से नहीं हम सोच के चलते।
हम ये मान के चलते ही नहीं है कि हम ओनर के पास काम कर, हम ये मान के करते हैं कि हम बिजनेस के पास काम। और इसी से रिलेटेड थियोरेटिकल एक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, अकाउंट्स जो मेंटेन होंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटिटी का मतलब अस्तित्व से है, व्यक्तित्व से है, हस्ती से है, पर्सन से है। तो ओनर इज ए सेपरेट पर्सन एंड बिजनेस इज ए सेपरेट पर्सन। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ओनर एक रियल पर्सन। हम इसमें जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे वो सारे के सारे बिजनेस पॉइंट से। आइए अब हम आगे का ट्रांजैक्शन देखें। पर्सनल कार कॉस्टिंग ₹50,000 ब्रॉट इनटू बिजनेस। हमारे पास बिजनेस में कार आई। बिजनेस में कार कौन देगा? अपनी पर्सनल कार किसने दी होगी? ओनर ने दी होगी, मालिक ने दी होगी बिजनेस में। और कौन देगा? कार किस में आती है जी? रियल में आती है कार। ओनर किस में आता है? ओनर इज ए पर्सन। अब देखिए, कार जो है बिजनेस में है, रियल अकाउंट में है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कार बिजनेस में आई, कार कम्स इन तो ये डेबिट। ओनर के लिए पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट गिवर है। आपने, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने जो नई ज्वाइनिंग है उनको ना पता हो, ओनर का नाम नहीं लिखते हम बुक्स में। अभी मैंने आपको बताई, एक तो हम गुड्स का नाम गुड्स नहीं लिखते। इससे पहले एक बात और बताई जा चुकी है कि चेक नहीं लिखते। चेक जब मिलता है तो बैंक लिखते हैं, और जब चेक देते हैं तो फिर उस समय कुछ और ऑप्शन। जब हम चेक देते हैं तो बैंक लिखते हैं, और जब चेक मिलता है तो उस समय 2-3 ऑप्शंस होते हैं, वो हम बात करेंगे आगे चल। कम से कम 2 ऑप्शंस तो हमने केवल चेक जब दिया है उसके लिए वर्ड यूज करना सीखा है, बैंक। ओनर की जगह पर 2 टर्म यूज करते हैं, ईदर कैपिटल और ड्राइंग्स। जब मालिक, ओनर, प्रोप्राइटर बिजनेस को कुछ देगा, कुछ भी देगा वो, तो वो कैपिटल लिखा जाएगा। और बिजनेस से जब कुछ ले जाएगा, कुछ भी ले जाएगा, तो वहां पर ओनर की जगह पे ड्राइंग्स लिखा जाएगा। अभी तो ओनर कार दे रहा है, तो ओनर की जगह पे क्या आना चाहिए? शुभी, आप क्या कहते हो, क्या आना चाहिए? कैपिटल। कैपिटल वर्ड हम तब यूज करते हैं जब बिजनेस को कुछ देता है, ले जाता है तो ड्राइंग्स। अब हमारी इसी से एंट्री बन जाएगी। बिजनेस में क्या एंट्री होगी? कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए से एंट्री होगी? जो अमाउंट दिया हुआ है। कितने रुपए की कार थी जी? 50,000 की। अमाउंट लिख दीजिए 50,000। और इस जगह पर आप डेट डाल दीजिए, जो भी डेट। अगर डेट नहीं है, टीचर एग्जाम में डेट नहीं देते हैं, तो आप वहां पर क्या करेंगे? आप इस जगह पे यहाँ पे आप क्या करेंगे? अगर आपको नहीं दिया तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर डाल दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर क्या आता है यहाँ पर 16 डाल। चले हम आगे चलें। तो इस पे थोड़ा थोड़ा जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा हमें अलग से सोचना पड़ेगा। तो आते हैं हम 17th ट्रांजैक्शन। 17th ट्रांजैक्शन क्या कहता है जी? लोन टेकन फ्रॉम फादर। अच्छा, लोन का मतलब तो पता है सभी को, उधार होता है। तो उधार में क्या मिलता है भाई? अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं तो वो क्या देगा हमें, ये बताओ दिलप्रीत। अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं तो लोन में वो हमें क्या देगा? दिवेश,
आवाज नहीं आ रही पूरी। हर्षित आप बताओ क्या कहते हो? अगर हम किसी से बोले लोन दे दो तो उसने हमें क्या दिया होगा? पैसे दिए होंगे, बिल्कुल सही। भाई लोन लेने का मतलब क्या? रुपए दिए। तो हमारे पास क्या आया होगा? कैश। ये बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि लोन किससे लिया? फादर से। तो किसने दिया ये पैसा? फादर। उधार हम किसी से भी ले सकते हैं। हम सिस्टर से उधार ले सकते हैं, हम फ्रेंड से उधार ले सकते हैं, हम बैंक से उधार ले सकते हैं, हम बहुत जनों से उधार ले सकते हैं, किसी से भी उधार ले सकते हैं। बिजनेसमैन ने कभी भाई से ले लिया, कभी पिता से ले लिया, कभी बैंक से ले लिया, बहुत जगहों से लोन लेते हैं। ठीक है, अब हम पहले इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, फिर इसको मॉडिफाई करेंगे। कैश किस में आएगा? रियल में आएगा। फादर किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आएंगे। कैश कम्स इन या गोज आउट? कम्स इन। लोन लिया है, पैसे आए हैं बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन का रोल लगेगा। फादर यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है रुपयों के? उनसे लोन लिया था, उन्होंने पैसे दिए हैं, वो गिवर है, इसलिए क्रेडिट होगा। तो अब देखिए यहाँ पर एंट्री जो है हमारी वो होती है जी कैश अकाउंट डेबिट टू फादर। ये हमारी एंट्री बनती है, पर हम ऐसे नहीं लिखते, हम एक छोटा सा चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर हमने लोन लिया है तो हम लोन वर्ड भी मेंशन करते हैं। तो हम यहाँ पे फादर के बजाय लिखने के लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम फादर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हमने बैंक से लिया तो हम लिखेंगे जी लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट। अगर हमने लोन सिस्टर से लिया तो लोन फ्रॉम सिस्टर अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, और नीचे हम यहाँ फादर, ब्रदर, सिस्टर, बैंक, जिससे भी लोन ले रहे हैं उसके साथ ये वर्ड भी लगाते हैं, लोन फ्रॉम फादर, लोन फ्रॉम सिस्टर, लोन फ्रॉम बैंक। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये लोन लिया गया। लोन फ्रॉम बैंक भी लिख सकते हैं और बैंक लोन भी लिख सकते हैं। तो क्रेडिट वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा सोचना है कि हम इस जगह पे क्या लिखें। अब देखिए ये तो फादर से लोन लिया, घर की बात थी, परिवार की बात थी। बैंक से अगर हम लोन लेंगे ना तो बैंक क्या होता है, कभी भी कैश में रुपए नगद नहीं देता। अगर आप बैंक से लोन लोगे तो वो नगद रुपए नहीं देगा, नोट नहीं देगा, करेंसी नहीं देगा, वो आपको एक चेक बना के देगा। क्यों चेक बना के देगा? ताकि आप वो इस बात का एक प्रूफ रह सके कि इस चेक के द्वारा पेमेंट करी थी। कल को आप मुकर गए जी मैंने पैसे नहीं लिए, तो इसलिए बैंक जो होता है वो नगद में पेमेंट नहीं करता। वो क्या करता है, आपको जब पेमेंट करता है तो वो चेक से करता है। अब ऐसा इस जगह पे चेंज एक हो सकता है, और वो चेंज क्या है कि भाई अगर कैश मिल रहा है तो ठीक है, अगर कैश नहीं मिल रहा है, चेक मिल रहा है, तो चेक की जगह पर फिर हम बैंक लिखें। तो ये आपको उस समय वाइजली सोचना है क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट यही चलेगा। एंट्री क्या हो जानी है हमारी, अगर हम बात करें तो एंट्री हमारी बनेगी कैश, अगर चेक दिया तो फिर उसकी जगह पर बैंक अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट द गिवर, किसने दिया, लोन फ्रॉम, उसका नाम लिख दीजिए। ये मेन एंट्री। तो अगर हमने लोन फ्रॉम ब्रदर है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम ब्रदर। अगर हमने सिस्टर से लिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम सिस्टर। बैंक से लिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। अगर वो कहता है जी स्टेट बैंक से लोन लिया तो हम कह सकते हैं जी कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पर वो कैश में देगा ही नहीं,
बैंक भी जब भी देगा उधार तो वो आपको चेक से ही देगा, तो आप समझ लीजिए तब हमें बैंक वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि वो चेक दे रहा होगा। और चेक हम अपने बैंक में जमा करेंगे, हम अपने अकाउंट में जमा करेंगे, वहां पे पैसे मिलेंगे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होके। बैंक ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके पास प्रूफ रहे, वो लिखता है, चेक नंबर भी मेंशन करता है कि मैंने इस चेक नंबर से इतना इतना पेमेंट इस तारीख को आपके अकाउंट में डाला। अब घर वाले तो ऐसा नहीं करेंगे ना, तो घर वाले तो नगद भी देते हैं। घर वालों ने अगर चेक दिया है तो फिर ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट बैंक इन द प्लेस ऑफ कैश। चेक का मतलब ये कि हमारे बैंक में पेमेंट जा रही है। तो बात देखिए इसमें कौन सी नहीं समझ में आई, मैं फिर से एक बार बताऊं। ईशान माय डियर फ्रेंड बताइए। सब आ गया सर। और अभिषेक जी, नहीं दिवेश जी, दिवेश सर आ गया। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं कि भाई हमें कब कैश वर्ड यूज करना चाहिए, कब बैंक यूज करना चाहिए, ये क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है। मैंने तो आपको ब्रॉडली बता दिया कि इस तरीके से एंट्री फॉर्म होनी होती है। अब आ रहा है पैसा, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, और अगर चेक आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन चेक। चेक गलत रूल है, चेक का कोई अस्तित्व नहीं है, चेक के लिए हम ऐसे रूल नहीं लगाएंगे। चेक रिप्रेजेंट करता है बैंक को, तो इसलिए बैंक का रूल लगना चाहिए। गलत वे में शॉर्टकट में समझने के लिए हम चाहे तो ऐसे लिख लें कि चेक आ रहा है इसलिए डेबिट, पर ये एक्चुअली रूल एप्लीकेबल नहीं है। वो तो एक सिंपली किसी ने आप में से बोला था इट्स अ पीस ऑफ पेपर। फाइनली एक बात समझ में आई कि हमें वर्ड यूज करना है कैश अथवा बैंक। ये अगर चेक मिलेगा तो फिर बैंक वर्ड यूज करना चाहिए, अदरवाइज कैश। जो भी आ रहा है उसको आप डेबिट कर दो। और क्रेडिट में आप लिखोगे लोन फ्रॉम राम, लोन फ्रॉम श्याम, लोन फ्रॉम ब्रदर, लोन फ्रॉम सिस्टर, लोन फ्रॉम बैंक। ये इसको पलट के भी लिख सकते हैं, लोन फ्रॉम बैंक की जगह बैंक लोन लिख सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है तो लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक लिख लीजिए, या पंजाब नेशनल बैंक लोन अकाउंट लिख दीजिए। तो ये इस जगह पे इंटरचेंज कर सकते हैं, और इस जगह पे आपको सोचना होगा वाइजली। हम ऐसा क्यों करेंगे, इसके पीछे लॉजिक आपके जरूर क्लियर होना चाहिए। मैं आपको अंगूठा छाप नहीं कभी बनाना चाहता। नो थंब रूल्स, कोई थंब रूल नहीं। मैं इसको डेबिट करूं तो क्यों करूं, मैं इसको क्रेडिट करूं तो क्यों करूं, ये मुझे बिल्कुल बात पता होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन नंबर 18th ट्रांजैक्शन। मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹40,000 परचेज फॉर ओनर्स सन। दो पार्ट रिकॉर्ड करने हैं। ये जितनी एंट्रीज आज आप सीख रहे हैं, ये बेसिकली आपके फंडामेंटल्स को, बेसिक्स को ठीक करेंगे। एक मोटर कार खरीदी और ओनर के बेटे के लिए, परचेज फॉर ओनर्स सन। बिजनेस से क्या गया, कैश, और क्या आया, मोटर बाइक। देखिए मोटर बाइक जो है वो हम रिकॉर्ड्स में नहीं लिखेंगे। आंसर दीजिए, गलत होता है गलत होने दीजिए। मोटर बाइक हम क्यों अपने रिकॉर्ड्स में नहीं लिखेंगे? कुछ भी आंसर दीजिए, बताइए क्या आंसर देते हो। सबसे पहले मैं वंशिका जी से पूछता हूँ कि मोटर बाइक क्यों नहीं लिखे। मोटर बाइक तो खरीदेगी, क्योंकि वो ओनर के सन के लिए खरीदी है, और आपने अभी बोला कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो हम सिर्फ ओनर और बिजनेस के लिए ही करते हैं। हाँ देखिए, हमने अभी जो बात समझी है कि हम लोग ओनर के घर के अकाउंटेंट नहीं है, हम ओनर के अकाउंटेंट नहीं है, हम बिजनेस के अकाउंटेंट। सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनर बाहरी आदमी है,
हम बिजनेस में काम करते हैं, ओनर इज ट्रीटेड एज एन आउटसाइडर, उसको एक आउटसाइडर माना जाता है। अब देखिए क्या है कि अगर मालिक के लिए, मालिक तो है, वो बोलेगा जी मुझे 50,000 रुपए दो, हमें 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। वो बोलेगा जी मेरे को जो है घर में खरीद के रेफ्रिजरेटर भिजवा दो, तो वो खरीदवा देंगे उसको। तो वो काम सारे तो उसके हो रहे होंगे, पर जितना उसका घर का सामान है या घर से या पर्सनल या उससे रिलेटेड है, उसका हम रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते। हम सिर्फ इतनी बात लिखते हैं कि ये पैसा आप ले गए हो। कौन पैसा ले गया? ओनर। ओनर का अगर कोई भी पर्सनल एक्सपेंस है तो हम यही लिखेंगे ओनर ले गया। हमको इससे मतलब नहीं वो किस लिए ले गया, वो कार खरीदने के लिए ले गया, वो बाइक के लिए ले गया, वो अपने घर का बिजली का बिल देने के लिए ले गया, वो रेंट देने के लिए ले गया, वो जो है किसी और पर्पस के लिए लिया। इस पर्पस से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम उसके अकाउंटेंट नहीं है, हम बिजनेस के अकाउंटेंट है। हमारे पास बिजनेस से क्या हुआ? कैश गया। किसके पास गया? ओनर के पास। चाहे वो बाइक खरीदने के लिए ले जाए, चाहे वो कार खरीदने के लिए ले जाए, चाहे वो अपना बिजली का बिल देने के लिए ले जाए, चाहे वो किराया देने के लिए ले जाए, चाहे वो अपनी वाइफ को देने के लिए ले जाए, हमको इससे कोई मतलब। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। वी आर वर्किंग फॉर बिजनेस, नॉट फॉर ओनर। ओनर इज एन आउटसाइडर, उसके अकाउंट से ही मेंटेन कर रहे हैं। वो कार खरीद रहा है, बाइक खरीद रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है उसको। अपने बिजनेस के अकाउंट्स में मतलब है इस चीज से, पर रिकॉर्ड्स रखते समय, जर्नल एंट्रीज पास करते समय अपने बिजनेस की ही जर्नल एंट्रीज को लिखेंगे भाई। तो हमारे पास से क्या है जी, कैश गोज आउट है इसलिए क्रेडिट करेंगे, और ओनर इज रिसीवर, उसको हम डेबिट करेंगे। ओनर किसी भी पर्पस के लिए पैसा ले जाता है तो हम लोगों ने एक बात समझी हुई है, जहां पे भी ओनर लिखना चाहिए। ओनर यानी कि मालिक, जो बिजनेस का मालिक है। मालिक के लिए दो वर्ड यूज करते हैं। एक है भाई ड्राइंग्स और दूसरा है कैपिटल। जब मालिक बिजनेस को कुछ देगा तो कैपिटल, और कुछ ले जाएगा तो ड्राइंग्स। आज ओनर पैसे ले जा रहा है, हम ये लिखेंगे बस। नरेशन में हम क्लैरिफाई कर देंगे कि आप पैसे किस लिए ले गए थे, कल को पूछेगा ना वो। तो हमारे पास क्या अफेक्टेड अकाउंट है यहाँ पर? एक तो भाई कैश है और दूसरा ओनर है। तो इस जगह पर कैश रिकॉर्ड रखना है हमने और ओनर का रिकॉर्ड रखना है। ओनर किस लिए ले गया ये हमसे मतलब नहीं है बिजनेस के अकाउंट से। वो किसी भी चीज के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन देंगे। वो कभी बोलेगा कि उसने बाइक खरीदी, कभी बोलेगा कि उसने एक घर खरीद लिया, कभी बोलेगा जी फ्रिज खरीद के दो। तो वो जो भी होगा हम हमेशा लिखेंगे ओनर ले गया। और ओनर के सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या होते हैं? कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो जब वो कुछ ले जाएगा तो हम लोग लिखते हैं जी ड्राइंग्स, और जब वो कुछ देता है बिजनेस के लिए तो उसको हम कैपिटल लिखते हैं। तो अब यहाँ से ओनर ले जा रहा है इसलिए हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, सर उल्टा हो गया, कैश जा रहा है हमारे पास है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कुल मिला के अगर हम बात समझें, अगर वो यहाँ पर क्वेश्चन ये होता कि उसने कार खरीदी तब भी एंट्री ड्राइंग्स टू कैश होती, वो बोलता है जी उसने घर का रेंट दिया तब भी ड्राइंग्स टू कैश एंट्री होती, उसने बोला जी फ्रिज खरीदी घर के लिए तब भी ड्राइंग्स टू कैश एंट्री होती। हम एक ही एंट्री पास करेंगे ड्राइंग्स टू कैश, और नरेशन में बता देंगे कि भैया ये पैसे आप किस लिए थे, वो हम वहां पे क्लियर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आगे की नहीं आ गई? हर्षित कुछ डाउट हो तो बोलिए, फिर से बताऊं मैं। नो सर। ईशान जी? नो सर। चलिए आज सर एक बार हाँ हाँ बोलिए। 16th वाली एंट्री बता दीजिए केवल। 16th वाली, ये 16th कह रहे हो ना? यस सर। पर्सनल कार कॉस्टिंग ₹50,000 ब्रॉट इनटू बिजनेस।
बिजनेस में क्या आ रहा है? कार। कौन दे रहा है? ओनर। ओनर की जगह पर हम वर्ड यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल, क्योंकि वो कुछ दे रहा है बिजनेस को। अगर कुछ ले रहा होता तो हम लिखते ड्राइंग्स। कार बिजनेस में आ रही है, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन कार, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखना है यहाँ पे कुछ गोज आउट तो है नहीं, यहाँ पे ओनर पर्सन है तो यहाँ पे पर्सन का रूल लगेगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर इज ओनर, ओनर की जगह पे कैपिटल। अब आपके मन में कहीं ये तो क्वेश्चन नहीं आ रहा कि हम यहाँ कार वर्ड लिख रहे हैं वहां मोटर बाइक क्यों नहीं लिख रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ रहा। देखिए, घर की चीजों के लिए नहीं हमने हिसाब रखना है। बिजनेस में कुछ आ रहा है तो वो तो दिखाएंगे ना कि ये कार खड़ा है बिजनेस में, ये कार के पास ये हमारे पास फ्रिज है, ये हमारे पास मशीन है, ये प्लांट है। उसके घर में क्या क्या खरीदा जा रहा है उसका हिसाब नहीं रखना। बिजनेस में जो भी चीज होगी हर चीज का हिसाब रखना है। पूछिए, क्या पूछ रहे हैं बताइए। नहीं सर, बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री होगी कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर वो हमें मशीन देता तो मशीन टू कैपिटल होगी एंट्री। प्लांट देता प्लांट टू कैपिटल, कुछ भी देगा तो टू कैपिटल। ले जा रहा है तो हम उसके लिए पैसे दे रहे हैं, सीधा लिखेंगे जी ड्राइंग्स टू कैश। वो पैसे को क्या कर रहा है, किस पर्पस में यूज कर रहा है, वो उसके घर का पर्सनल पर्पस है, वो उसका निजी काम है, उसका उससे मतलब नहीं है कि वो घर में उसको कैसे यूज कर। हमने उसको पैसे दे दिए, उसने बोला जी कार खरीदनी है, उसके लिए पैसे तो हमने दे दिए उसको। अब घर में तो उसके बहुत सारी एसेट्स होंगी, बहुत सारा सामान होता होगा, उसका बिजनेस से कोई ताल्लुकात नहीं। पर बिजनेस में अगर वो कोई चीज देगा तो वो हमें लिस्ट बना के रखनी होगी कि ये बिजनेस में कार है, बिजनेस के पास मशीन है, बिजनेस के पास फैक्ट्री है, बिजनेस के पास फर्नीचर है, बिजनेस के पास ये लैंड है। उन सब चीजों का रिकॉर्ड, बिजनेस की चीजों का तो रखना है ना, इसलिए हमने वहां पे कार वर्ड यूज किया। फाइनली क्लोज करते समय एक बात मैं याद करा दूं आपको कि ओनर के घर के लिए, पर्सनल चीजों के लिए, कुछ भी पर्पस के लिए कुछ सामान लिया जाता है, दिया जाता है, घर में कोई खर्चा होता है, हम उसमें कुछ नहीं लिखते, हम उसका कोई नाम नहीं लिखते, हम सीधा उसकी जगह पे ड्राइंग्स लिखते हैं। ड्राइंग्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो पैसा ले गया, डेबिट द रिसीवर, ओनर की जगह ड्राइंग्स करी, कैश किया, दैट्स इट।